राजकुमारी और गधे की शादी, ये सुवर्णपुर के इतिहास का सबसे अजीब और दिलचस्प चैप्टर था। पत्थर का दरवाजा जोर की गड़गड़ाहट के साथ खुलने लगता है। दरवाजा खुलते ही सामने नीली रोशनी का एक सैलाब उमड़ पड़ा। वीडियो को लाइक करना और अपनी उम्र जरूर बताना। कहानी शुरू होती है सुवर्णपुर से। यहाँ के राजा थे विक्रम सिंह। उनकी बस एक ही लाडली बेटी थी, राजकुमारी अनन्या। बुद्धिमान, बहादुर और इतनी सुंदर कि चांद भी उसे देखकर शर्मा जाए। आज राजा साहब ने कुछ नया करने की ठानी थी। राज्य भर में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि राजकुमारी की शादी होगी, पर शर्त बड़ी अजीब है। सुनो सुनो नगरवासियों, आज सुवर्णपुर के लिए बहुत बड़ा दिन है। हमारी बिटिया अनन्या सियानी हो गई है। हम उसका ब्याह करेंगे, पर किसी ऐरे गहरे नत्थू खैरे से नहीं। पिताजी, मुझे डर है कि आपकी ये ऐरे गहरे वाली शर्त मुझे कुंवारी ही न मार डाले। अरे चुप रहो, तुम क्या जानो राजनीति। हमने घोषणा कर दी है, जो भी हमारे शाही अस्तबल की सबसे मुश्किल पहेली सुलझाएगा वही हमारी लाडली का दूल्हा बनेगा। महाराज, लेकिन वो पहेली तो आज तक कोई सुलझा ही नहीं पाया। सब कहते हैं कि उसे सुलझाना नामुमकिन है। क्या ये राजकुमारी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी? तुम चुप रहो प्रधानमंत्री, हमारा फैसला पत्थर की लकीर है। ढिंडोरा पिटवा दो, सबको बुला लाओ। कुछ घंटे बाद दोपहर को अस्तबल के सामने बहुत भीड़ लगी थी। बड़े बड़े राजकुमार, साहूकार और योद्धा कतार में खड़े थे। सब अपनी अपनी किस्मत आजमाने आए थे। प्रधानमंत्री एक रेशमी कपड़ा पकड़े खड़े थे, जिस पर पहेली लिखी थी। राजा और राजकुमारी ऊपर एक बालकनी से देख रहे थे। देखा चंपा, इन मूर्खों की कतार देखो। सब मेरी खूबसूरती के दीवाने नहीं, सुवर्णपुर के खजाने के भूखे हैं। कोई भी इस पहेली को नहीं सुलझा पाएगा। राजकुमारी, फिक्र न करो। वैसे भी इस पहेली को सुलझाने वाला तो शायद अब तक पैदा ही नहीं हुआ। सबसे पहला राजकुमार आगे बढ़ता है। ये राजकुमार लंबा सिंह है। इसकी लंबाई इतनी है कि उसे झुकना पड़ता है। मैं हूं राजकुमार लंबा सिंह। मेरी बुद्धि मेरी लंबाई की तरह ही महान है। लाओ प्रधानमंत्री, क्या है वो पहेली? पहेली है, मैं चलता हूं पर हिलता नहीं, मैं खाता हूं पर गलता नहीं, मेरे पास कान है पर सुनता नहीं, मेरे पास मुंह है पर बोलता नहीं, मैं क्या हूं? अरे, ये कैसी पहेली है? चलता है पर हिलता नहीं, खाता है पर गलता नहीं। क्या वो एक बड़ा सा पत्थर है जो पहाड़ से गिरता है? गलत। पत्थर हिलता नहीं, पर क्या वो खाता है? क्या उसके पास कान है? अगला। फिर एक छोटा गोल मटोल साहूकार आता है, गोलू कुमार। अरे, ये तो बड़ा आसान है। चलता है पर हिलता नहीं, वो तो मेरा पेट है। ये हमेशा बढ़ता ही रहता है पर अपनी जगह पर ही रहता है। और कान तो मेरे भी हैं, पर मुझे तो सिर्फ खाने की आवाज सुनाई देती है। गलत। आपका पेट तो बोलता भी है जब भूख लगती है। अगला। एक एक करके सब आते हैं और गलत जवाब देकर जाते हैं। कोई कहता है सूरज, कोई चांद, कोई हवा, पर कोई भी पहेली के हर हिस्से को सही साबित नहीं कर पाता। शाम होने को आती है। राजा विक्रम सिंह थोड़े निराश हो जाते हैं। धिक्कार है, क्या हमारे राज्य में एक भी बुद्धिमान इंसान नहीं है? क्या मेरी बेटी कुंवारी ही रहेगी? शायद यही मेरे लिए अच्छा है। कम से कम इन बेवकूफों से तो बच गई। मुझे तो मेरा राजकुमार बुद्धिमान चाहिए। ये तो सारे के सारे मूर्ख ही निकले। सब हार मान चुके थे। प्रधानमंत्री रेशमी कपड़ा लपेटने ही वाले थे कि तभी भीड़ में से एक ढेंचू की आवाज आई।
यह आवाज किसी राजकुमार की नहीं थी। सब चौंक कर देखने लगे। एक गधा आया और सीधे प्रधानमंत्री की तरफ चला आ रहा था। अरे, यह गधा यहाँ क्या कर रहा है? इसे किसने आने दिया? ये तो शाही अस्तबल की तरफ ही जा रहा है। कहीं ये भी नहीं, नहीं, ये मुमकिन नहीं। गधा सीधे प्रधानमंत्री के पास जाकर रुकता है। वो प्रधानमंत्री की तरफ देखता है और फिर उस रेशमी कपड़े की तरफ जिस पर पहेली लिखी थी। अरे, तू क्या देख रहा है? चल, भाग यहां से। यहाँ इंसानों की पहेली है, गधों की घास नहीं। गधे ने सबको हैरान कर दिया। वो भागने के बजाय अपनी टांग से जमीन पर कुछ बनाने लगा। प्रधानमंत्री झुककर देखते हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। गधे ने जमीन पर 2 शब्द लिखे थे, गधा। महाराज, महाराज, देखिए, इस गधे ने क्या किया है। क्या हुआ? इस गधे ने क्या लिखा है? महाराज, इसने लिखा है गधा। और अब मुझे लग रहा है कि मैं चलता हूँ, चलना गधा, पर हिलता नहीं, अड़ियल। मैं खाता हूँ पर गलता नहीं। मेरे पास कान है पर सुनता नहीं, गधे की तरह जिद्दी। मेरे पास मुंह है पर बोलता नहीं, जानवर। पिताजी, इस पहेली का सही जवाब तो सच में गधा ही है। तो क्या इसका मतलब है कि? दरबार में खामोशी छा गई। राजा का चेहरा पीला पड़ गया। राजकुमारी अनन्या का तो जैसे मुंह ही सूख गया। पहेली तो सुलझ गई थी, पर सुलझाने वाला कोई राजकुमार नहीं, एक असली गधा था। पिताजी, ये क्या बकवास है? क्या आप एक गधे से मेरी शादी करेंगे? आपने ही तो कहा था, शाही अस्तबल की सबसे मुश्किल पहेली इस गधे ने वो सुलझा दी। बेटी, लेकिन मैंने तो वचन दिया था, और सुवर्णपुर के राजा का वचन पत्थर की लकीर होता है। अगर मैंने अपना वचन तोड़ा तो मेरे पूर्वज मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। महाराज, लेकिन ये तो जानवर है। हमारी परंपरा में ऐसा कोई नियम नहीं है। नियम हम बनाते हैं प्रधानमंत्री। हमने वचन दिया है और हम उसे पूरा करेंगे। राजकुमारी की शादी इसी गधे से होगी। इसकी तैयारी शुरू करो। रात हो गई थी। पूरा राजमहल रोशनी से नहाया हुआ था, पर राजकुमारी अनन्या के कमरे में अंधेरा था। वो अपनी किस्मत पर रो रही थी। एक गधा, उसका पति एक गधा होगा। चंपा, क्या मेरी यही किस्मत थी? मैंने क्या बुरा किया था कि मुझे एक जानवर से ब्याह करना पड़ेगा? मैं किसी राजकुमार से प्यार नहीं करती थी, पर कम से कम इंसान तो होता। राजकुमारी, मुझे तो यह सब एक सपना लग रहा है। महाराज को क्या हो गया है? पर क्या चंपा? पर वो गधा, वो कोई मामूली गधा नहीं लगा। उसने पहेली सुलझा दी, और जब वो लिख रहा था, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अनन्या ने आंसू पोंछे। उसके मन में एक नई बात जाग उठी। वो गधा सच में अलग था। उसने आज तक किसी गधे को पहेली सुलझाते या लिखते नहीं देखा था। क्या ये कोई जादू था या फिर ये कोई बड़ा धोखा? अनन्या ने तय किया कि वो इस बात की तह तक जाकर रहेगी। चंपा, सही कह रही हो तुम। ये गधा कोई साधारण गधा नहीं है। मैं अपनी आंखों से देखूंगी कि वो रात को क्या करता है। शायद मुझे कुछ मिल जाए। अगले ही दिन महल में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। सब लोग डरे हुए थे, पर राजा के वचन का मान रख रहे थे। राजकुमारी और गधे की शादी, ये सुवर्णपुर के इतिहास का सबसे अजीब और दिलचस्प चैप्टर था। लेकिन क्या ये शादी सच में होगी? क्या राजकुमारी गधे को अपना पति मान पाएगी? बात अब हाथ से निकल चुकी थी। सुवर्णपुर के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था कि मंडप में दूल्हे की जगह एक 4 पैर वाला जानवर खड़ा था। महाराजा विक्रम अपने वचन के पक्के थे, पर अंदर ही अंदर उन्हें डर था
कि लोग क्या कहेंगे। और हमारी राजकुमारी अनन्या, वो तो जैसे गुस्से की आग में जल रही थी। पंडित जी, मंत्र जरा जल्दी जल्दी पढ़िए। शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है और मेहमानों की हंसी रुकी नहीं रही है। महाराज, मुहूर्त तो बहुत अच्छा है, पर दूल्हा मतलब ये भोलू जी बार बार हवन की सामग्री खाने की कोशिश कर रहे हैं। भोलू गधा आज बड़ा ठाठ में था। उसके गले में गेंदे के फूलों की बड़ी सी माला थी और माथे पर एक छोटा सा मोर बंधा था। वो बीच बीच में अपनी पूंछ हिलाकर मक्खियां उड़ा रहा था और राजा की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे कह रहा हो, देखा महाराज, आखिर में दामाद बन ही गया। चंपा, मैं अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही कि पिताजी ने मुझे इस भोलू के साथ 7 फेरे लेने को कहा है। लोग हंस रहे हैं, देखो। राजकुमारी, शांत हो जाइए। देखिए तो सही, भोलू कितना शांत खड़ा है। कम से कम ये दूसरे राजकुमारों की तरह घमंडी तो नहीं है। शांत? चंपा, वो अभी अभी पंडित जी की धोती चबाने की कोशिश कर रहा था। ये कोई शादी नहीं, मजाक हो रहा है। फेरे शुरू होते हैं। भोलू को खींचकर अग्नि के चारों तरफ घुमाया जाता है। जैसे ही शादी संपन्न होती है, महाराजा विक्रम ऐलान करते हैं कि भोलू अब से महल के शाही गेस्ट हाउस में रहेगा। शादी हो गई। रात का वक्त था। अनन्या को लगा था कि वो रात भर रोएगी, पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके होश उड़ा दिए। कमरे में बिल्कुल खामोशी थी। तभी उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज आई। सितारों की महफिल, ये चांदनी रात, मेरी किस्मत ने दिखाई ये बात। कौन है? कौन है यहाँ? पहरेदारों? अनन्या पीछे मुड़कर देखती है, पर कमरे में भोलू के अलावा कोई नहीं है। भोलू चुपचाप उसे देख रहा है। भोलू, क्या वो आवाज तुम्हारी थी? नहीं, मैं भी पागल हो गई हूँ। भला एक गधा कैसे गा सकता है? राजकुमारी, अगर इंसान गधों जैसी हरकतें कर सकते हैं तो एक गधा गाना क्यों नहीं गा सकता? तौबा, तुम बोल रहे हो? तुम सच में बोल रहे हो? हाँ अनन्या, मेरा असली नाम भोलू नहीं है। मैं एक श्रापित राजकुमार हूँ। एक ईर्ष्यालु जादूगरनी ने मुझे इस रूप में बदल दिया था। उसने कहा था कि जिस दिन कोई राजकुमारी मुझसे शादी करने को तैयार हो जाएगी, उसी दिन से मेरी आवाज वापस आ जाएगी। अनन्या की आंखों से आंसू गायब हो गए और उनकी जगह हैरानी ने ले ली। उसने भोलू के पास बैठकर उसकी कहानी सुनी। भोलू ने बताया कि वो पूरी तरह इंसान तभी बनेगा जब वो नीलमणि का झरना ढूंढ लेगा, जो उत्तर के बर्फीले पहाड़ों में है। तो इसका मतलब तुम हमेशा गधे नहीं रहोगे? हम उस झरने को ढूंढेंगे भोलू। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। रास्ता बहुत मुश्किल है अनन्या। वहां जादुई शिकारी और खतरनाक जानवर हैं। क्या तुम एक गधे के साथ इस सफर पर निकलने को तैयार हो? अब तो तुम मेरे पति हो, चाहे गधे के रूप में हो या राजकुमार के। और वैसे भी मुझे महल की बोरियत से आजादी चाहिए थी। कल सुबह ही हम निकलेंगे। अगली सुबह जब पूरा महल सो रहा था, राजकुमारी अनन्या और भोलू गधा चुपके से पिछले दरवाजे से निकल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि महाराजा विक्रम का एक लालची मंत्री उनकी बातें सुन चुका था और वो उस नीलमणि को खुद हासिल करना चाहता था। अनन्या ने अपने राजसी कपड़े बदलकर एक साधारण यात्री की पोशाक पहन ली थी। भोलू के ऊपर 2 बड़े झोले लदे थे जिनमें खाना और पानी थे। यात्रा शुरू हो चुकी थी। रास्ता था नीलमणि के झरने का, जो जितना सुंदर था
उतना ही खतरनाक। पर उन्हें क्या पता था कि उनके पीछे पीछे मौत का साया भी चल रहा है। महाराजा विक्रम का सबसे खास मंत्री कपट सिंह अपने सैनिकों के साथ झाड़ियों में छुपकर उनका पीछा कर रहा था। भोलू, कितनी दूर है वो झरना? मेरे पैरों में छाले पड़ने लगे हैं। क्या हम थोड़ी देर रुक नहीं सकते? अनन्या, ये तिलिस्मी जंगल है। यहाँ रुकना मतलब खतरों को दावत देना। देखो, यहाँ के फूल भी हमें देख रहे हैं। फूल देख रहे हैं? तुम पागल हो गए हो क्या? तभी एक बड़ा सा पीला फूल अपनी पंखुड़ियां खोलता है और उसमें से एक आंख निकलती है। अरे देखो देखो, एक सुंदर लड़की और एक बोलता हुआ गधा। क्या जोड़ा है। चुप रहो पीले मुंह वाले, अपना काम करो। अनन्या, इनसे बात मत करो, ये भटकाने में माहिर हैं। पीछे झाड़ियों में हलचल होती है। मंत्री कपट सिंह अपने 2 सैनिकों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तो ये गधा असल में एक खजाना है। अगर मुझे वो नीलमणि मिल गई तो मैं सुवर्णपुर का राजा बन जाऊंगा और महाराजा विक्रम को अस्तबल में बांध दूंगा। हुजूर, पर वो गधा बोलता है, कहीं वो हमें श्राप ना दे दे। बेवकूफ, गधा सिर्फ ढेंचू ढेंचू करता है। वो तो राजकुमारी पागल हो गई है जो उससे बातें कर रही है। हमें बस सही मौके का इंतजार करना है। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां रास्ता बंद था। सामने एक विशाल पत्थर का दरवाजा था जिस पर एक अजीब सी आकृति बनी थी। झरने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, पर रास्ता गायब था। यही है वो जगह, लेकिन इसे खोलने के लिए एक सच्ची पहेली का जवाब देना होगा। अनन्या, क्या तुम तैयार हो? पहेलियों से तो हमारी कहानी शुरू हुई थी भोलू। पूछो, क्या पूछना है? अचानक गुफा की दीवार से एक पत्थर का चेहरा बाहर निकलता है और बोलने लगता है। वो क्या है जो एक बार टूट जाए तो कभी जुड़ता नहीं, पर बिना आवाज के टूटता है? पत्थर? नहीं, वो तो आवाज करता है। शीशा? नहीं, वो भी शोर करता है। अनन्या, सोचो, जो इंसान के अंदर होता है। विश्वास जब टूटता है तैसा नहीं जुड़ता। पत्थर का दरवाजा जोर की गड़गड़ाहट के साथ खुलने लगता है। दरवाजा खुलते ही सामने नीली रोशनी का एक सैलाब उमड़ पड़ा। झरने का पानी बिल्कुल नीलम की तरह चमक रहा था। पर जैसे ही भोलू पानी की तरफ बढ़ा, पीछे से एक तीर आकर भोलू के पैर के पास गिरा। मंत्री कपट सिंह हाथ में धनुष लिए सामने आता है। उसके सैनिक अनन्या को घेर लेते हैं। रुक जाओ, ये नीलमणि अब मेरी है। राजकुमारी, किनारे हट जाओ, वरना इस गधे का अगला पड़ाव कसाई खाना होगा। मंत्री जी, आपने नमक हरामी की है। भोलू को हाथ भी लगाया तो मैं आपकी आंखें निकाल लूंगी। अनन्या, पीछे हटो। ये लोग नीलमणि के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सही कहा गधे। सैनिकों, उठा लो इस नीलमणि को और इन दोनों को गुफा में बंद कर दो। जैसे ही मंत्री नीलमणि को छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, झरने का पानी अचानक उबलने लगता है। क्या भोलू अपनी जान बचा पाएगा? क्या अनन्या इस गद्दार मंत्री को सबक सिखा पाएगी? और क्या भोलू
वापस राजकुमार बन पाएगा या मंत्री की लालच सब तबाह कर देगी? जानने के लिए अभी लाइक और कमेंट करें। जैसे ही मंत्री ने उस चमकती हुई नीलमणि को हाथ लगाया, गुफा की दीवारें कांपने लगीं। झरने का शांत नीला पानी अब उबलते हुए लावा की तरह शोर करने लगा था। मिल गई, आखिर ये ताकत मेरी हो गई। अब महाराजा विक्रम को गधे की सवारी करवाऊंगा और मैं इस सिंहासन पर बैठूंगा। कपट सिंह, तुम इस चमक से अंधे हो चुके हो। ये जादुई पत्थर किसी गद्दार के हाथ में कभी नहीं टिकता। भोलू, कुछ करो। अनन्या, श्राप का अंत तभी होगा जब कोई निस्वार्थ भावना से इस पानी में उतरे। मंत्री इसे सिर्फ अपनी ताकत के लिए चाहता है, ये उसे भस्म कर देगा। जैसे ही मंत्री नीलमणि को मुट्ठी में भींचता है, पत्थर से काली लपटें निकलने लगती हैं। मंत्री का हाथ पत्थर से चिपक जाता है और वह दर्द से चिल्लाने लगता है। ये जल रहा है, बचाओ सैनिकों, इसे मेरे हाथ से छुड़ाओ। नहीं हुजूर, यह तो शैतानी जादू है, हम अपनी जान जोखिम में नहीं डालेंगे। सैनिक डरकर भाग खड़े हुए। कपट सिंह जमीन पर गिर पड़ा और नीलमणि उसके हाथ से छिटककर गहरे पानी में जा गिरी। भोलू, नीलमणि पानी में गिर गई है। अगर वो खो गई तो तुम कभी इंसान नहीं बन पाओगे। जाओ, उसे लेकर आओ। लेकिन अनन्या, अगर मैं उस पानी में गया और मेरा दिल साफ नहीं हुआ तो मैं हमेशा के लिए पत्थर बन जाऊंगा। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन है? मुझे उस दिन से तुम पर यकीन है जिस दिन तुमने वो पहेली सुलझाई थी। तुम एक सच्चे राजकुमार हो भोलू। जाओ। भोलू ने एक लंबी सांस ली और गहरे नीले पानी में छलांग लगा दी। पानी के अंदर उसे हजारों चमकते पत्थर दिखे, पर उसकी नजर सिर्फ उस असली नीलमणि पर थी। जैसे ही उसने पत्थर को अपने मुंह में पकड़ा, एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी गुफा सफेद रोशनी से भर गई। अनन्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब रोशनी कम होती है तो सामने का नजारा बदल चुका होता है। झरना अब शांत है और किनारे पर एक सुंदर नौजवान राजकुमार खड़ा है। अनन्या, देखो, श्राप टूट गया। भोलू, नहीं, तुम तो सच में एक राजकुमार हो। तुम्हारा नाम क्या है? मैं पास के राज्य सूर्यगढ़ का राजकुमार आदित्य हूँ। उस डायन ने मुझे गधा इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। पर तुमने एक गधे से शादी करके और मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे सिखाया कि खूबसूरती दिल में होती है, खाल में नहीं। जब दोनों वापस महल पहुंचे तो महाराजा विक्रम की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी ने न केवल अपने पति को बचाया, बल्कि राज्य को एक गद्दार मंत्री से भी आजाद कराया। कपट सिंह को हमेशा के लिए काल कोठरी में डाल दिया गया। बेटा आदित्य, मुझे माफ करना। मैंने तुम्हें सिर्फ एक जानवर समझा था, पर तुमने साबित कर दिया कि बुद्धि और साहस किसी भी रूप में हो सकते हैं। महाराज, कोई बात नहीं। वैसे भी गधे के रूप में रहने का एक फायदा तो हुआ। मुझे पता चल गया कि गाजर कितनी स्वादिष्ट होती है। और इस तरह सुवर्णपुर की वह अजीब शादी एक महान प्रेम कहानी में बदल गई। राजकुमार आदित्य और राजकुमारी अनन्या ने कई सालों तक खुशी खुशी राज किया। तो क्या अब भी तुम्हें कभी-कभी ढेंचू बोलने का मन करता है? सिर्फ तब जब तुम मुझे बहुत परेशान करती हो।